Hello students, this is the second part of lesson number 3, history. This is the second part of this chapter. Before it we have done first part of this chapter, and we have read about the Robert Calip's Diwani for Bengal, Madras and Orissa, then revenue of the company. Okay, now in the second part we are going to start with the need to improve agriculture. अब क्या हुआ, if the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? अब जो इकोनॉमी थी वो बहुत रून होने लगी थी, मीन्स वो डिक्लाइन करने लगी थी, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, नीचे गिरने लगी थी इकोनॉमी, जो वहाँ की थी हालत ख़राब होने लगी थी वहाँ की. तो अब कुड द कंपनी भी सर्टन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, कि क्या निश्चित जो थी उसकी कंपनी की जो रेवेन्यू इनकम वो हो सकता था कि उनको वैसी निश्चित मिलती रहेगी. अब क्या हुआ कि मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगिन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड इन एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड. अब कंपनी वालों ने क्या सोचा, कुछ कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या सोचा कि क्यों ना लैंड के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, इस चीज़ को इनकरेज किया जाए, ताकि लैंड के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इसको इनकरेज किया जाएगा, देन श्योरली एग्रीकल्चर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा. राइट, हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब ये कैसे किया जा रहा था? आफ्टर 2 डिकेड्स बहुत बड़ी एक इस क्वेश्चन के ऊपर डिबेट हुई. तो फाइनली कंपनी ने एक न्यू अपना सेटलमेंट शो की जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट जो थी कंपनी ने वो शुरू की. बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, अब इसमें जो टर्म सेटलमेंट है इसमें क्या था, जो राजाज थे या तालुकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया, अब ज़मींदार उनको बनाने के बाद उनको बोला गया कि वो जो जगह उनको दी गई उसके लिए उनको वहाँ के पीजेंट्स से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बोला गया. दे विल कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पेड रेवेन्यू टू द कंपनी. वो कंपनी को वो रेवेन्यू सारा दे देंगे. ओके, एंड दिस इज़ अ फिक्स्ड इन अ परमानेंट सेटलमेंट, कि जो रेवेन्यू है वो फिक्स्ड है, उनको कोई उसको ना बढ़ाया जाएगा इन फ्यूचर, ना ही ये कम किया जाएगा. इट विल बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर. कभी भी कहते हैं इसको इट वॉज नॉट बी टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर, कभी भी फ्यूचर में इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, ये फिक्स्ड है, जितना भी हो गया बस अब इतना ही रहेगा फॉर होल लाइफ. अब क्या हुआ, जो ज़मींदार थे वो तो इकट्ठा करने लगे अपना जो रेवेन्यू था, और वो रेवेन्यू इकट्ठा करके उनको देने लगे कंपनी वालों को. अब यहाँ पे क्या हुआ, द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. उन्होंने अब कंपनी ने सोचा था कि लैंड को इम्प्रूव करेंगे ज़मींदार, लेकिन ज़मींदार तो बड़ी मुश्किल से अपना रेवेन्यू दे पाते थे जो कलेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने लैंड के इम्प्रूवमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, इससे जो है देयर वॉज नो एनी बेनिफिट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रॉम द लैंड, कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ. अब इसमें एक प्रॉब्लम आई, क्या कहते, जो परमानेंट सेटलमेंट थी इसमें बहुत सारी क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड. पहली प्रॉब्लम तो आई कि जो ज़मींदार हैं वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं. पहली जो उनको प्रॉब्लम सामने आई, ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे. ज़मींदार जो हैं वो जो भी रेवेन्यू को पे करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, या जो फेल हो जाते थे उनसे उनकी ज़मींदारी ले ली जाती थी, और जो न्यूमेरियस बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे उनकी ऑक्शन लग जाती थी, और उनकी जो जगह थी, उनकी जो ज़मींदारी थी वो किसी और को दे दी जाती थी. ऑक्शन कौन लगाता था? ये कंपनी लगाती थी. ओके, बाय द फर्स्ट डिकेड द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड. अब क्या हुआ, द प्राइजेज इन द मार्केट रोज. अब मार्केट में जो प्राइजेज हैं वो बढ़ गए चीज़ों के.
कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। अब कल्टीवेशन जो वो धीरे धीरे फैलने लगी, बढ़ने लगी, एक्सपैंड होने लगी। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। अब क्या हुआ, जो इनकम थी वो ज़मींदारों के लिए, तो सेकंड जो प्रॉब्लम आई कि जो ज़मींदारों के लिए मार्केट के प्राइस बढ़ गए, कृषि में सुधार होने लगा, उसमें प्रगति होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी, फ़ायदा होने लगा। तो इस जो इनकम जो ये आ रही थी हमारी कल्टीवेशन के द्वारा, उसका फ़ायदा किसको होने लगा? ज़मींदार्स को। अब कंपनी ने क्या देखा कि इसमें तो हमें नो गेन हो रहा है, मतलब हमें कोई भी गेन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपना एक लॉ बना रखा था कि जो उनका परमानेंट सिस्टम है उसमें फिक्स्ड रेवेन्यू है। ऑलरेडी इन्होंने फिक्स्ड परमानेंटली किया हुआ था कि इस रेवेन्यू को वो कभी भी फ्यूचर में बढ़ाएंगे नहीं। अब यहाँ पर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि जो ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, जो लैंड को इम्प्रूव करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे, अब उनसे क्या हुआ, बड़ी जल्दी ही उनसे उनकी ज़मीनें जो हैं लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के कुछ ही सालों में उनसे उनकी जगह जो ज़मीन थी वो वापस ले ली गई। ओके। अब क्या हुआ कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया वहाँ पे। एज लॉन्ग एज द ज़मींदार्स could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land। अब ये हो रहा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि वो रेवेन्यू तो कलेक्ट करते जा रहे हैं ज़मींदार, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो लैंड को इम्प्रूव कर सकें। इसलिए हुआ क्या, अब उन्होंने उनसे लैंड लेनी वापस शुरू कर दी और किसी और को ऑक्शन के ज़रिए उस जगह का ज़मींदार बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पेज पे आइए। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। अब जो ये सारा सिस्टम आया था उसमें क्या था, कल्टिवेटर्स जो थे वो अपने आप को बहुत ऑप्रेसिव महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें दबा लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? ज़मींदारों के द्वारा। ज़मींदार उनको तंग करते थे। किस चीज़ के लिए? उनको कहते थे कि उनको हाई रेंट पे करना पड़ता था और मोरोवर उनकी जो लैंड थी वो भी इनसिक्योर थी। अगर वो रेंट नहीं दे पाते थे तो उनसे उनकी लैंड ले ली जाती थी और उनको अपनी लैंड बचाने के लिए जो रेंट पे करना है उसके लिए उनको मनी लैंडर होते थे उस टाइम, जो जिनसे लोन लिया जाता था। मनी लैंडर होते थे जो लोन देते थे। तो अब जो कल्टीवेटर या जो भी किसान जो था, फार्मर था, जब वो रेंट पे नहीं कर पाता था, क्या होता था, उसे लोन चाहिए होता था रेंट पे करने के लिए। अब लोन लेने के लिए किसके पास जाता? मनी लेंडर के लिए। अब वो उसके द्वारा क्या होता था, अब उधार के नीचे आ जाता था और जब वो उसको पे करने में फेल होता था तो उसको वहाँ से उसकी जो लैंड थी उससे एविक्ट कर दिया जाता था। एविक्टेड मतलब निकाल दिया जाता था और जो उसकी पुश्तों से ज़मीन उसके पास थी, जिसको वो जनरेशन टू जनरेशन चलाता आ रहा था, जिसके ऊपर अब खेती करता आ रहा था, वो वाली ज़मीन उससे ले ली जाती थी। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या देखा कि ये जो इनकी पॉलिसी है जिसमें इन्होंने अब ये चेंज किए हुए हैं, जहाँ फिक्स्ड परमानेंट जो इनका सिस्टम है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो किसान हैं वो ऑप्रेसिव हो रहे हैं, जो राजाज थे वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे लैंड को बढ़ाने के लिए, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे, उनकी इनकम बढ़ रही थी और ब्रिटिशर्स को कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना किसी एक न्यू सिस्टम को डिवाइज किया जाए। अब यहाँ पर उन्होंने एक न्यू सिस्टम डिवाइस किया। यहाँ पे दिया हुआ है महल क्या होता है। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज़ अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक रेवेन्यू स्टेट है, यहाँ पर सारा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, उस जगह को महल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ विलेजेस, यहाँ पर बहुत से गाँव इकट्ठे होकर अपना रेवेन्यू इकट्ठा करवाते थे। अब देखो ये न्यू सिस्टम है जो डिवाइस किया गया, इसमें क्या था, अर्ली 19th सेंचुरी क्या हुआ कि कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। इसको फिर से चेंज किया जाना चाहिए, जो परमानेंटली एट द टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड
more money to meet its expenses to administration and trade। जब कंपनी को लगा कि जो फिक्स्ड परमानेंटली जो रेवेन्यू इन्होंने फिक्स किए हुए हैं, परमानेंटली बनाए हुए हैं, अब इनमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन को इनके अपनी ट्रेड को चलाने के लिए, अपने प्रशासन को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसके खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अब उनको लगा कि हाँ, हमें भी उसमें कंपनी के कुछ रूल्स में चेंज करना चाहिए जो परमानेंट सिस्टम इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल, बंगाल तो अपने आप में एक प्रेसिडेंसी थी ना, ठीक है, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर एक इंग्लिश में नया आया जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। इसने एक न्यू सिस्टम डेवलप किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम जो था उसको इसने इंट्रोड्यूस करवाया। न्यू सिस्टम 1822 में आया था। जो दूसरा हमारा परमानेंट सिस्टम था वो आया था 1793 में। कब आया था? वो आया था परमानेंट सिस्टम 1793 में, परमानेंट जो सिस्टम था। ओके, और जो ये अब मालवाड़ी सिस्टम आया, ये आया 1822 में। तो इन दोनों की डेट्स आपको याद करनी चाहिए। अब क्या हुआ, ही फेल्ट दैट the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved। उसे यूँ लगा कि जो नॉर्थ इंडिया में, इस इंडियन सोसाइटी में जो विलेजेस हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि विलेजेस का काफ़ी बड़ा रोल है। ये एक ऐसी जगह है जो कि सामाजिक तौर पे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडिया में। तो ये ज़रूरत है कि इस एरिया को प्रिजर्व किया जाए। तो कुछ अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम, अब उसने क्या किया कि उसके डायरेक्शन के अनुसार जो कलेक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज गए। उन्होंने लैंड की इंस्पेक्शन की, लैंड को मेज़र किया, फील्ड्स को, खेतों को मेज़र किया। फिर रिकॉर्डिंग द कस्टम्स, सारे कस्टम्स का रिकॉर्ड रखा कि कस्टम्स का रिकॉर्ड रखना मतलब क्या उनके एक्सपेंसेस हैं, कैसी उनकी रेवेन्यू कैसे आती है, ठीक है, कैसा उनका मंथली इनकम है, ये सारी चीज़ें। एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और अलग अलग ग्रुप्स में इनको बांट दिया, किसके पास स्मॉल लैंड है, किसके पास बिग लैंड है। तो इसके आधार पे उनसे रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा। इस तरह से उसने एक रिकॉर्ड बनवाया। अब क्या हुआ कि एडिड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू, यहाँ पर उसने एक महल हैड टू पे, कि यहाँ पर ईच विलेज हैड टू पे, कि यहाँ पर एक जगह बनाएगी जिसका नाम था महल, कि यहाँ पर जो सारा कैलकुलेट किया जाएगा रेवेन्यू, इसको सारे को कैलकुलेट करना, जो जितना भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो एक महल में पहुँचाया जाएगा। और ये महल से इकट्ठा करके इसको कहाँ दिया जाएगा, ये जाके सारा ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और थी कि ये पीरियडिकली रिवाइज्ड होगा, जो परमानेंट था वो नहीं होगा। उस परमानेंट सिस्टम में उन्होंने ये बोला था, लेकिन महलवाड़ी सिस्टम में इसको ये बोला कि ये जो है ये रिवाइज्ड होगा, पीरियडिकली। हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ये ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एक हेडमैन बनाया। हेडमैन को ज़मींदार ना बनाकर विलेज का एक हेडमैन बनाया, जो एक महल में जाकर, महल मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर रिवेन्यू स्टेट, जो यहाँ पर भी सारी एक जगह पर रिवेन्यू इकट्ठा होगा, सारा पैसा इकट्ठा होगा, तो वो एक विलेज का हेडमैन बनाया, उसके अंडर सारा पैसा इकट्ठा होगा और वो जाकर उस सारे पैसे को कहाँ देगा, ब्रिटिशर्स के पास देगा। तो ये जो सारी प्रथा थी इसको क्या कहा गया, महलवाड़ी सेटलमेंट। तो इस समय से महलवाड़ी सेटलमेंट जो शुरू हो गई। दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकेंड वीडियो, सेकेंड पार्ट। ओके, now in next video we will read about the Monroe system. Till that time you may read this video, listen this video only, so that each and everything should be clear to you. Thank you.